नमस्कार एंड वेलकम बैक टू जियोपॉलिटिक्स 365, जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम रशिया और चाइना से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे। और रशिया और चाइना ये दो ऐसे कंट्री हैं जिनको सामने से देखते हैं तो किसी भी कॉमन सिटीजन को ये लगेगा कि दोनों कंट्रीज के अंदर डीप रिलेशन है, चाहे वो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो या फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से हो या डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हो या फिर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर किसी भी कंट्री को साथ देना हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे किसी और इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर किसी भी कंट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको स्पॉट करना हो। और कुछ हद तक देखें तो दोनों कंट्रीज के बीच एक अच्छा रिलेशन है। इसकी जो एक पॉजिटिव इमेज है, इसकी रियलिटी भी है, क्योंकि आज रशिया और यूक्रेन के जंग को लगभग 3.5 साल से अधिक का समय हो गया। उसके बाद भी चाइना जो है रशिया को सपोर्ट करता आ रहा है, शुरू से ही सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन इस पॉजिटिव इमेज के अलावा एक दूसरी नेगेटिव इमेज भी है, जहाँ पर यही दोनों कंट्री जो फ्रेंड कंट्री है रशिया और चाइना, ये एक दूसरे के दुश्मन कंट्री है। और इसका जो मेन रीजन है चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी, यानी चाइना जो एक ग्रेटर चाइना बनाने का सपना देख रहा है, उसी के कारण दोनों चाइना और रशिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। हाल ही में ज्यादातर जो ट्रस्टेड मीडिया हाउस हैं उनके द्वारा इस न्यूज को कवर किया जा रहा है कि जो चाइना है वो धीरे धीरे रशिया की लैंड को कैप्चर करना चाहता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया के द्वारा अपनी टीआरपी के लिए कवर किया जा रहा है, बल्कि इसी साल जून 2025 के अंदर रशिया की जो खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि रशिया जो है चाइना जो है वो रशिया के दो रीजन के ऊपर कड़ी निगरानी बनाए हुए है, जिसके अंदर एक व्लादिवोस्तोक रीजन है और दूसरा अमूर ओब्लास्ट रीजन है, जो फिलहाल के अंदर रशिया के कंट्रोल के अंदर है। उसी रिपोर्ट के अंदर रशिया ने चाइना को एज ए एनिमी कंट्री बताया था और चाइना को रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट भी बताया था। और ये जो दो रीजन है, व्लादिवोस्तोक रीजन और अमूर ओब्लास्ट रीजन, जो आज रशिया के कंट्रोल में है, ये कभी ऑफिशियली चाइना की टेरिटरी के पार्ट थे। लेकिन हुआ क्या था कि 19th सेंचुरी के अंदर चाइना ब्रिटेन और फ्रांस के अगेंस्ट जो है कि अफीम युद्ध के अंदर व्यस्त था, और एंड के अंदर इसका रिजल्ट ये हुआ था कि चाइना वो जंग हार गया था। और उस टाइम चाइना की जो मिलिट्री है इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और इसी को रशिया का जो एम्पायर था उस टाइम में, रशिया के अंदर भी राजतंत्र था और चाइना भी राजतंत्र था। रशिया ने उस मौके को एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूज किया और चाइना के ऊपर प्रेशर डाल के कानूनी रूप से एक ट्रीटी चाइना के साथ साइन की, और इस ये दोनों रीजन है इसको जो रशियन साम्राज्य है उसके अंदर मर्ज कर दिया था। चाइना की उस टाइम पे दो मजबूरी थी, एक तो चाइना मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से इतना स्ट्रांग नहीं था, दूसरा चाइना को यह डर था कि यदि ये दो रीजन रशिया को नहीं दिए गए ट्रीटी के तहत तो रशिया हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्री को साथ दे। और इसका रिजल्ट ये होगा, अभी तो ये दो रीजन रशिया को देने पड़ रहे हैं, और यदि रशिया ने वेस्टर्न कंट्री को साथ दे दिया तो चाइना को जो अपना और रीजन है उसको भी खोना पड़ सकता है। तो यही चाइना का सबसे बड़ा डर था। लेकिन यदि आज की बात करें तो चाइना के आज मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से भी इतना कमजोर नहीं है, और चाइना के अंदर आज राजतंत्र भी नहीं है, और आज का जो चाइना वो ग्रेटर चाइना का सपना देख रहा है। और इसी पॉलिसी के तहत चाइना इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भी अपनी टेरिटरी बताता है, उसे अक्साई चीन का हिस्सा बताता है, जिसे अक्साई चीन को चाइना ने 1962 के अंदर जब इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ था, वार हुई थी 1962 का, उस टाइम कैप्चर कर ली थी। और भूटान के साथ देखें तो भूटान के साथ भी चाइना का लैंड डिस्प्यूट है। भूटान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको चाइना क्लेम करता है, डोकलाम रीजन को क्लेम करता है। दूसरी तरफ यदि चाइना के आप ईस्ट में जाएंगे तो जापान है, और जापान के जो सेनकाकू आइलैंड है उसको भी चाइना क्लेम करता है। हालांकि ऑफिशियली इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो जापान का है, लेकिन इसको क्लेम चाइना करता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना लगभग 14 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और उसी में से मोस्टली जो कंट्री है उसके साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। और यदि आप और साउथ के अंदर जाओगे, यदि साउथ का एग्जांपल दूं तो ताइवान एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, जिसको चाइना पूरी तरीके से ही क्लेम करता है कि पूरा ताइवान ही चाइना का एक प्रांत है। और यदि आप और नीचे जाएंगे तो साउथ चाइना सी आता है, जिसके अंदर चाइना 80 to 90% जो साउथ चाइना सी है उसको क्लेम करता है। इवन चाइना ने अपनी एक आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन के नाम से एक लाइन खींच रखी है, जिसके तहत चाइना का ये मानना है कि इस लाइन के अंदर जितना भी जो समुद्र आता है पूरा चाइना का है। और इसी को लेके चाइना के साउथ में जो बॉर्डर कंट्री जो बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ब्रुनेई हो, इन सभी कंट्री के साथ इसका जो वाटर को लेके डिस्प्यूट भी है। और 2013 के अंदर फिलीपींस ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके अंदर भी इस डिस्प्यूट को लेके गया था। और 2016 में जिसका डिसीजन आया था, जिसके अंदर चाइना को डायरेक्शन दी गई थी कि चाइना जो है गलत तरीके से इन कंट्रीज को डराता धमकाता है, और इनके जो समुद्र है उसके ऊपर 80 to 90% जो चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये रॉन्ग है। हालांकि चाइना ने इस डिसीजन को मानना तो दूर, बल्कि अपने क्लेम को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाइना के जितने भी
कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी के साथ चाइना कोई ना कोई डिस्प्यूट है। अभी तक जितने भी मैंने डिस्प्यूट आपके साथ डिस्कस किए चाइना के, चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे साउथ चाइना सी के अंदर हो, इस सभी डिस्प्यूट के अंदर एक चीज आपको देखने को कॉमन मिलेगी कि चाइना किसी भी रीजन को एक साथ में क्लेम नहीं करता या फिर किसी भी रीजन को एक साथ में कैप्चर करके नहीं बैठता। ये ऐसा नहीं है कि चाइना की कमजोरी है, बल्कि चाइना एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत करता है, जिसे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में चाइना की स्लाम स्लाइसिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। यानी किसी भी रीजन को एक साथ कैप्चर ना करो और सामने वाले कंट्री को देखने को ये लगे कि इतने से रीजन के लिए क्या जो है वॉर करना, या फिर सामने वाली कंट्री का एग्रेशन ना देखने को मिले। और यही इंडिया के साथ लद्दाख में हुआ था। चाइना के जो सोल्जर हैं वो लद्दाख में इंडिया के साइड आके टेंट लगा के बैठ गए थे। तो चाइना एक स्ट्रेटजी के तहत धीरे धीरे किसी रीजन को कैप्चर करता है और उसके बाद एक दिन वो पूरा रीजन ही चाइना खुद के अंदर मर्ज कर लेता है। तो चाइना ये इसे एक स्ट्रेटजी के तहत करता है, बल्कि चाइना की कोई कमजोरी नहीं है। यदि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को देखें तो साउथ एशिया के अंदर चाइना और इंडिया ये ऐसे दो कंट्री हैं जो साउथ एशिया के अंदर डोमिनेट करना चाहते हैं, साउथ एशिया को लीड करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कंट्री कभी भी जो है कि फ्रेंड नहीं हो सकते, ये हमेशा दोनों एक दूसरे के एनिमी रहेंगे। हालांकि अभी जो है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन धीरे धीरे सुधर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन जो बिगड़ रहे हैं, तो उसी का रिजल्ट है कि चाइना इंडिया के साथ जो है रिलेशन को सुधार रहा है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म में फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हिंदी में कहावत है कि एक मयान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती, और इसका मेन रीजन ये है कि दोनों कंट्री साउथ एशिया को लीड करना चाहते हैं। तो इंडिया को हमेशा टू फ्रंट वॉर को फेस करना पड़ेगा, एक चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ। हालांकि एक जो नया खतरा उभर के आया है, वो एक बांग्लादेश भी नया खतरे के रूप में उभर के आया है। लेकिन जेन्युइन रूप से डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश को इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने के लिए अभी इसमें टाइम लगेगा। हालांकि आतंकवाद बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में आ सकता है। तो पहला काम इंडिया के लिए बेटर होगा कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो इंडिया को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है वो जो हमारे सोल्जर है उनकी सैलरी या फिर अलाउंस या फिर जो पेंशन है, जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन देने के अंदर जाता है। और इंडिया का जो टोटल डिफेंस बजट है उसमें से लगभग 24 से 25% डिफेंस का जो बजट है वही ऐसा है जिसके अंदर से वेपन खरीदे जाते हैं या फिर डीआरडीओ के अंदर जाता है। तो इंडिया को डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर, वो इंडिया के लिए एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब तालिबान पावर के अंदर आया था तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट यही था कि हो सकता है कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आगे तालिबान इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैला सकता है। लेकिन हुआ इसके अपोजिट है, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। इंडिया के लिए बेटर होगा कि तालिबान को एज ए प्लान बी की तरह तैयार किए, और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ फेस करना पड़े, तो अफगानिस्तान को एज ए प्लान बी की तरह एक्टिवेट किया जा सकता है। और अभी हमें इंडिया को जो अफगानिस्तान को हम जो फूड प्रोवाइड करते हैं, हमें उस फूड प्रोवाइड करने से आगे बढ़ के सोचना होगा। डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हमें कौन कौन से उनको हथियार प्रोवाइड करने हैं ये भी हमें देखना होगा। और तीसरी चीज इंडिया के लिए बेटर ये होगी कि जो रशिया और चाइना के ऊपर हद से ज़्यादा डिपेंड ना हो, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई है उसके बाद रशिया और चाइना के जो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से रिलेशन है वो और ज़्यादा डीप हो गए। और इसका मेन रीजन ये है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्री थी, चाहे वो गूगल हो चाहे मैकडोनल्ड हो, ये सभी रशिया से एग्जिट कर चुके हैं। अभी चाइना ये वो जो मेजोरिटी ऑफ जो सेक्टर है रशिया के उनको कैप्चर कर रखा है। और जितना जल्दी रशिया और यूक्रेन जंग खत्म होगी उतनी जल्दी रशिया की चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी। इसका इंडिया के लिए बेटर ये होगा कि जब भी चाइना और इंडिया के बीच कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट होती है फ्यूचर के अंदर, तो रशिया अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में बगैर आए रख सके। इंडिया के लिए बेटर होगा कि जितने जल्दी हो सके रशिया की चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो। जय हिंद।